ये लीजिए। कैसे हो अमन? अजय भैया बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, बैठिए। नीतू, जी अजय भैया के लिए नाश्ता लगाओ। ला रही हूँ। और कैसे रहा तुम्हारा हनीमून ट्रिप? बहुत बढ़िया रहे भैया। गोवा में तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना? जी, और कहाँ कहाँ घूमे वहाँ पर? कुछ खास जगह पर नहीं, जैसे पंजिम, बागा बीच और क्रोज। पणजी तो बहुत खूबसूरत जगह है। जी भैया। हाँ, भैया क्या अजय भैया, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अमन से उसके हनीमून की ट्रिप की बात कर रहे थे। आपके बेटे की उम्र का है वो, इसका नहीं, कम से कम इस घर में बहू है, उसका तो लिहाज कीजिए। माना कि अमन आपसे थोड़ा फ्रैंक है, पर आप तो बड़े हैं ना, समझना चाहिए आपको। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, तो कल्पेश भैया और अमन के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता बन गया है, तो कभी कभी फ्रैंक हो जाता हूँ उनके साथ। मैं तो ये भी भूल जाता हूँ कि अमन की शादी हो गई है, पर आगे से ध्यान रखूँगा। अच्छी बात है, कभी कभी कोई बात नहीं भूलनी चाहिए। खैर, नाश्ता कीजिए आप। नीतू जी, यहाँ आओ। हाँ आई। ये क्या है? ऐसे सेकते हैं टोस्ट? तुम्हें टोस्ट तक सेकने नहीं आता? वो मेरा ध्यान ना चाय बनाने में था, इसलिए थोड़ा सा जल गया। मैं दोबारा बना के लाती हूँ। ऐसे जले हुए टोस्ट अगर अमन को खिलाओगी तो उसका पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाएगा। जानती नहीं हो खाने के मामले कितना चूजी है ये। इसे जली हुई रोटियां और ब्रेड दोनों ही पसंद है। आइंदा ध्यान रखना। जी छोटी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। जाओ दोबारा सब सेक कर लाओ। जी। अच्छा, आप प्लीज़ चाचू को बुला लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। अरे अब तक आप रेडी नहीं हुए? नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा। टाई नहीं बन रही मुझसे। कब आएगा आपको ये टाई बांधना? अपर्णा जी, कौन कम वक्त टाई बांधना चाहता है? ये तो बहाना है आपको अपने पास बुलाने का। अच्छा, आज आपको ऑफिस में कुछ काम नहीं है ना, तभी टाइम पास कर रहे हैं? चलिए अब नाश्ता रेडी है, वरना ठंडा हो जाएगा। और अमन, अजय, नमस्ते। खुश रहो बेटा। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो। अरे नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो कल्पेश? एकदम बढ़िया। और अपर्णा कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। अमन, ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। कल्पेश, माफ करना भाई, शादी में नहीं आ सका। वो क्या है कि सामने चुनाव है, इसलिए दिल्ली की दौड़ धूप कुछ ज्यादा ही हो रही है। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही बहुत है। आप सारी बातें यहीं कर लेंगे। आप आइए ना, बैठिए, आइए। आइए ना। भाई साहब, आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं चाय लूंगा। नीतू। जी छोटी माँ। चाय ले आना प्लीज। जी लाई। वैसे भाई साहब, इस बार पब्लिक का रुझान देख के लग ही नहीं रहा है कि आपकी सरकार आने वाली है। ऐसी बात नहीं है कल्पेश, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। और ये अफवाहें हमारी विपक्ष की फैलाई हुई हैं। देख लेना, सरकार तो हमारी ही बनेगी। हमारी शुभकामना आपके साथ। शुक्रिया। अरे नीतू बेटा, ये सुरेंद्र भाई साहब हैं, ये हमारे जय भैया के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जी नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नीतू, तुम रहने दो, अजय कर लेगा। आज भी जय की कमी बहुत महसूस होती है। बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता था हमारी पार्टी के। आज अगर वो जिंदा रहता तो राजनीति में मुझसे भी बहुत आगे रहता। खैर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसकी चली है। वैसे कल्पेश, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। जी भाई साहब, कहिए ना। भाई साहब, यहाँ सब लोग अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हो
बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं भाई साहब, एक मिनट। अमन, तुम्हें ऑफिस के लिए कुछ पेपर चाहिए थे ना, ले लो। और अजय, गाड़ी निकालो, जाना है ऑफिस। जी भाई साहब, कहिए। वैसे कल्पेश, इस बार पार्टी के आला कमान इस चुनाव में तुम्हें एमएलए का टिकट देने के लिए तैयार है, वो भी सिर्फ जय की वजह से, क्योंकि जय की अच्छी पकड़ है इस एरिया में, और फिर पब्लिक की सहानुभूति भी तुम्हारे परिवार के साथ है। ये चुनाव तुम आसानी से जीत सकते हो, बहुत ही सुनहरा मौका है। तुम कहो हाँ तो मैं आगे बात करूं। सुरेंद्र भाई साहब, ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो अपने बिजनेस में खुश हूँ, पॉलिटिक्स मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और वैसे भी हमारी भाभी इस बात को कभी नहीं मानेगी। तुम कहो तो अपर्णा को टिकट दिला देता हूं, क्योंकि अपर्णा ने पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन भी किया है और राजनीति की अच्छी समझ भी है उसे। अरे भाई, तुम अपना बिजनेस संभालो, वो राजनीति संभालेगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन। ये लीजिए प्रसाद। भाई साहब, ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि अब इस परिवार से कोई भी राजनीति में जाए। भूली नहीं हूं मैं कि इसी राजनीति की वजह से मेरे पति की जान गई है, और अब आप चाहते हैं कि कल्पेश भी उसी रास्ते पर चले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दीदी, लेकिन एक मिनट, बात तो सुन लीजिए इनकी। नहीं अपर्णा, मुझे लगता है कि भाभी सही कह रही है। ठीक है, मैं तो इसलिए ये बात कह रहा था ताकि जय की मेहनत और कुर्बानी जाया ना जाए, वो उसका नाम हमारे बीच जिंदा रहे, इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई इस परिवार से चुनाव में आए। वैसे आगे आप लोगों की जैसी मर्जी हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे, अभी तो आप आए, आप खाना तो खा के जाइए। नहीं कल्पेश, किसी और दिन, आज मुझे रैली में जाना है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैंने जो कहा है उस पर सोचना जरूर तुम दोनों। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बात का। नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? तुम्हारी छोटी माँ की वजह से जब देखो तब किसी ना किसी बात पर सुनाती रहती हैं वो। नहीं तो वो उनकी आदत है, वो गुस्सा करती रहती है। उनकी बातों को दिल पे मत लो। लिसन अमन, मैंने ये सब घर का काम करने के लिए शादी नहीं की थी, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। MBA किया है मैंने, एंड यू नो दैट वेरी वेल। मैंने सोचा था कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो उसमें तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, लेकिन नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मुझे इस घर की रसोई संभालनी पड़ेगी। और अमन, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है। मुझे ये घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड बाय द वे, तुम चाचू से बात करने वाले थे, राइट? क्या हुआ उसका? नहीं तो हमारी शादी को भी 1 महीना ही हुआ है, और सही समय आने दो, मैं चाचू से बात करूंगा तुम्हारे बारे में। और सुनो, छोटी माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो। जब देखो तब पूरे घर पे अपना हुक्म चलाती रहती है। हम कल ही आए हैं ना हनीमून से, और आज जनाब को ऑफिस जाना है। क्या तुम थोड़े दिन की और छुट्टी नहीं ले सकते हो अमन? इतना ज्यादा जरूरी है जाना तुम्हारा? नहीं तो मैं 1 महीने से घर पे था, चाचू अकेले सब कुछ संभाल रहे। फिर जब छोटी माँ ने बोला है कि जाना जरूरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना। ओह ओके, ऑफिस जाना जरूरी है या नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि छोटी माँ ने बोला है, राइट? ओके, करो तुम्हें जो करना है। फिर सुनो, ये तुम गुस्सा करती रहती हो। तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद छोटी माँ ने इस घर को संभाला। माँ तो पापा के गम में सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी। छोटी माँ ने ही इस घर को संभाला है, वही इस घर का सब कुछ देखती है, अच्छा बुरा। अगर वो कुछ बोल रही हैं तो मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा ना। वो हम सबकी भलाई चाहती हैं, तुम समझ रही हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। बाय बाय।
हेलो। अरे हाँ भाई, बोला ना कि काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ भाई हाँ। अजय, अब हाँ 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 भैया। किसका काम कर रहे हो भाई? अरे वो गांव से एक आदमी आ रहा ना, वो यहाँ पे नौकरी के लिए, तो उसी से बात कर रहा था। अच्छा चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आइए आइए, बैठिए आइए। तुम कहो तो अपर्णा को टिकट दिला देता हूँ। अरे भाई, तुम अपना बिजनेस संभालो, वो राजनीति संभालेगी। भाई साहब, ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि अब इस परिवार से कोई भी राजनीति में जाए। हाँ सुरेंद्र जी, बोलिए। ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि कल्पेश मान जाएगा, और अपने लिए नहीं सही तो तुम्हारे लिए तो मान ही जाएगा। और ना ही कल्पेश मान रहा है, ना ही ज्योति भाभी। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। पार्टी के लीडर्स पूछ रहे हैं, बताओ क्या करना है? कहो तो मना कर दूं उन्हें। नहीं नहीं सुरेंद्र जी, अब प्लीज़ मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं मना लूँगी कल्पेश को। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करता हूँ, जल्दी बताना मुझे। जी। अपर्णा, अपर्णा, आप आ गए? मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ खोई हो? बस ऐसे ही, अब फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय वाय बाद में, पहले यहाँ बैठो। पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान हो। कल्पेश, मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी जो कह रहे थे सच कह रहे थे। हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। बैठे बिठाए इतना अच्छा मौका मिल रहा है, क्यों गंवाना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्यों मना कर दिया उन्हें। अरे यार अपर्णा, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने सुबह ही कहा था, मुझे राजनीति नहीं आती, और ना ही मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। और स्पेशली जब से भैया के साथ ये सब हुआ, मुझे इन झमेलों से दूरी रखो। लेकिन कल्पेश, मुझे तो पॉलिटिक्स आती है ना। तुम नहीं उतरना चाहते, मैं तो उतर सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करती हूँ? कुछ नहीं ना। सोचो कल्पेश, एक बार अगर हम ये इलेक्शन जीत गए ना, तो हमारा रुतबा और पावर ही नहीं, साथ ही हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। देखो कल्पेश, हर बात तो मेरी मानते हो, विश्वास करो मेरा, हम ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे। और एक बार ये मौका हाथ से गवा दिया ना, तो 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी। यार तुम भी ना हर बार कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लेकिन अगर मैं मान भी गया तो फिर भाभी का क्या? भाभी को मैं मना लूंगी, बस एक बार तुम हाँ कर दो। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार कल्पेश। मैं सोच रहा था कि शायद आप ठीक कह रहे थे, मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कल्पेश, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक काम करो, कल पार्टी ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पार्टी के सीनियर लीडर से मिलवा देता हूँ, फिर आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊंगा। बाय। अब खुश? बिल्कुल। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक यू। नीतू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू माँ जी। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो ना कल्पेश। मैं सोच रहा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ही लेता हूँ। सुरेंद्र भाई साहब शायद ठीक ही कह रहे थे, भैया की कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। उन्होंने राजनीति को लेकर जो सपने देखे थे, मुझे राजनीति में उतर के खुद उन सपनों को पूरा करना चाहिए। ये हो क्या गया तुम्हें कल्पेश? अरे, सुबह तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अब कह रहे हो कि तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। इतनी जल्दी तुम्हारा मन कैसे बदल गया? अपर्णा ने समझाया मुझे कि राजनीति में आने के अपने फायदे होते हैं। हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। लेकिन कल्पेश, तुम जानते हो ना तुम्हारे भैया के साथ क्या हुआ था?
अरे क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस पार्टी के लिए, और पार्टी ने बदले में क्या किया उनके लिए सिवाय सहानुभूति दिखाने के? दीदी मैं भी तो वही कह रही। जय भैया ने राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमाया है और एरिया में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई है, अच्छे वोट इकट्ठा किए हैं। कितनी मेहनत की थी जय भैया ने, और वो मेहनत उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि वो पार्टी में आ सके, इसलिए की थी ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। उनका सपना ये था कि वो एरिया के चुनाव से लेकर संसद तक पहुंचे। भैया तो ये नहीं पूरा कर पाए सपना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनका सपना पूरा करने का? दीदी हमारे लिए ना सही, भैया के लिए तो हाँ बोल दीजिए। अब जब तुम लोगों ने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो बस किसी अनहोनी के होने से डर रही थी। कुछ भी नहीं होगा भाभी, आप निश्चिंत रहिए, अब सब कुछ अच्छा होगा। और जाने मन किसके ख्यालों में खोए हुए हो? बस ऐसे ही मैं सोच रहा था, अगर चाचू पॉलिटिक्स में बिजी हो जाएंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा? अरे कौन संभालेगा मतलब? तुम संभालोगे और कौन संभालेगा? और फिर ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि चाचू ने खुद ही बैकआउट कर लिया और पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया, राइट? इससे क्या होगा ना कि तुम्हें नौकर से बॉस बनने का मौका मिल जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब क्या? मतलब यही कि तुम खुद का वजूद बना सकते हो, खुद को प्रूव कर सकते हो। तो चाचू के भरोसे तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी अमन। और फिर बेस्ट पार्ट ये है कि चाचू तो पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे और पूरी कंपनी तुम्हारे पास में होगी, तो पूरा होल्ड तुम्हारा होगा। और फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि यार मैं भी तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ, फिर हम दोनों मिलके संभालेंगे ना। उससे ये होगा कि ना ही तुम्हें चाचू का नौकर बन के रहना पड़ेगा और ना ही मुझे ये छोटी माँ के ताने सुनने पड़ेंगे। नहीं तो लेकिन मैं बिजनेस अकेला कैसे संभालूंगा? मैंने कहा ना कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम दोनों मिलके हैंडल कर देंगे, ठीक है? इधर लाओ। अपर्णा यार, मुझे बस एक ही बात की टेंशन हो रही है। आप अभी भी ज्योति दीदी के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अगर पॉलिटिक्स में बिजी हो जाऊंगा तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बिजनेस सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अमन है ना, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, उसे भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और फिर आप तो है ही, उसे धीरे धीरे गाइड करते रहना। बात तो सही है तुम्हारी, अपना अमन सब संभालेगा। मैं भी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? दरवाजा चेक करके आती हूँ, कहीं खुला तो नहीं रह गया। इट्स ओके, बैठो ना। आती हूँ। प्रेजेंटेशन बन गए? जी चाचा। वो दिल्ली की पार्टी आने वाली है। जी। अरे अजय, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी भैया जी, वो सुबह से ही पेट खराब है और उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहा हूँ। अमन एक काम करो, इनको क्लिनिक लेके जाओ, दवा दिलवा के लाओ। जी चाचा जी। नहीं नहीं नहीं, वो हम खुद ही चले जाएंगे।
वो क्या है ना कि क्लिनिक में ज़्यादा भीड़ होगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और फिर आप लोगों को ऑफिस जाना है ना, तो हम खुद ही दवा ले आएंगे। पक्का ना? जी भैया जी। ध्यान रखा करो। जी। आओ। आशीर्वाद दीजिए भाभी। खुश रहो। मैं आज एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जय भैया का सपना पूरा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है कल्पेश। जाओ और हम सबका सपना पूरा करो। अजय नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ी निकाली कि नहीं उसने? अरे नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो दवाई लेने गया है। अरे ऐसे कैसे दवा लेने चला गया? तो आपके साथ कौन जाएगा? छोटी माँ, मैं चला जाता हूँ चाचा के साथ। अरे नहीं अमन, तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है आज। वो डेली की पार्टी आ रही है ना, तुम ऑफिस जाओ और मीटिंग अटेंड करो। जी चाचा जी। गाड़ी आज मैं चलाता हूँ। अब चलिए, अब लेट हो रहा है। आओ, आता हूँ भाभी। नीतू, मेरा बैग रेडी करो। नीतू बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। जब भी तुम मेरे पैर दबाती हो ना, बहुत आराम मिलता है। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैंने एमबीए किया है। हाँ, तो मैं भी बस अमन के साथ बिजनेस में हेल्प करना चाहती हूँ। मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ माँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीतू, चाय बना दो मेरे लिए। अरे अपर्णा, अच्छा हुआ तुम आ गई। नीतू कह रही है कि ये बिजनेस करना चाहती है, कंपनी में हाथ बटाना चाहती है। क्या? और घर कौन संभालेगा फिर? पर छोटी माँ, घर संभालना किसी जॉब करने से कम नहीं होता नीतू। पहले घर संभालना सीख लो, फिर जॉब कर लेना। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम कि किसी कंपनी को संभाल सको। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता नीतू, तजुर्बा भी बहुत काम आता है। पर छोटी माँ, अगर मैं घर में ही उलझी रहूंगी तो कैसे मिलेगा मुझे तजुर्बा? अच्छा, तो अब तुम्हें घर के काम फालतू लगते हैं। देखो नीतू, घर और परिवार की जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक बार तुमने ये संभाल लिया ना, तो जिंदगी में सब संभाल सकती है। पर छोटी माँ, बस बहुत हो गई बहस। कह दिया ना एक बार, घर पे ही रहोगी तुम। भूल जाओ कंपनी उपमनी और घर पर ध्यान दो। सॉरी छोटी माँ। ठीक है, जाओ चाय बना कर लाओ। बाद में बात करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ अपर्णा, कल्पेश पहुंचा कि नहीं? देखिए ना दीदी, 1 घंटे से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। और अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उन्हें। फिक्र मत करो, पहुंच जाएगा। काम में लग गया होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। क्या हुआ अमन? अरे तुम रो क्यों रहे? बोलो। अमन क्या हुआ, रो क्यों रहा है? अमन कुछ बोल क्यों नहीं रहा तुम? छोटी माँ, चाचू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ? नहीं, ऑन द स्पॉट डेथ। छोटी माँ,
छोटी माँ, आप कब तक ऐसे रहेंगी? चाचू अब वापस कभी नहीं आएंगे। आप प्लीज कुछ खा लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगी। होने को कौन डाल सकता? जो होना था वो हो गया। और अगर तू इस तरह से टूट जाएगी तो इस परिवार को कौन संभालेगा? दीदी, ये सब मेरे वजह से हुआ। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे राजनीति में। मेरी वजह से मजबूरी में आके उन्हें सब करना पड़ा। आपने भी तो मना किया था ना दीदी। हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते। तू तो हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत वाली है। हाँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मेरे उस दिन बीमार पड़ गए। अगर मैं उनके साथ चला जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी आज ही। ठीक है, मैं आता हूँ। कहो पढ़ना, क्या बात करनी है? पूछना था कि पार्टी ने क्या फैसला किया है आगे। अरे पार्टी का फैसला अब भी वही है। तुम कहो तो अमन को टिकट दिला देता हूँ, लेकिन ये फैसला तुम लोगों को जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने वाली है। अमन को नहीं, मैं लड़ूंगी ये इलेक्शन। आप मेरा नाम आगे दे दीजिए। ये क्या बोल रही हो अपर्णा? भाई साहब, आप ये पूछ भी कैसे सकते हैं? अरे अभी कल्पेश को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि अमन पॉलिटिक्स ज्वाइन करे? बस भाई साहब, बहुत हो चुका। पहले ही हम 2 लोगों को राजनीति के लिए खो चुके हैं। अब किसी की भी बलि नहीं चढ़ने दूंगी मैं। दीदी, बलि चढ़ने को तैयार हूं मैं, पर जय भैया और कल्पेश जी के सपनों को जरूर पूरा करूंगी। अपर्णा, पागल मत बन। दीदी बस, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। आप बताइए कि आगे क्या करना होगा। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता हूँ मीडिया में। तुम कल पार्टी ऑफिस आ जाओ और चलो बाहर चल के बात करते हैं। अपर्णा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुमने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई? इसके पीछे किसका हाथ है ये तो पता चलता। अगर किसी का हाथ हुआ तो? मुझे नहीं लगता इसके पीछे किसी का हाथ होगा, और अगर होगा तो वो मैं पता लगा लूंगी। इसके लिए मुझे किसी पुलिस की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऊंच नीच हुआ तो? मुझे कुछ नहीं होगा, आप चुनाव पर ध्यान दीजिए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे फिक्र छोड़ दूं? जय की तरह तुम्हारे पिताजी भी मेरे करीबी दोस्त थे, और फिर मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। चिंता तो होगी ना? जानती हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और हाँ, कल ऑफिस आ जाना टाइम से, ठीक है? अब तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी करके गलती कर दी मैंने। अरे पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई है मेरी। सुबह सुबह उठो और फिर काम पर लग जाओ। सुबह का नाश्ता, फिर खाना, और ऊपर से ये छोटी माँ की बातें। हाँ हाँ, सही बात है, क्योंकि घर की बॉस तो वही है ना, और मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा भी वही है। नीतू बेटा, जरा बाहर आना। बाय, बाद में बात करती हूँ। जी माँ जी आई।
जी भैया, आज आपको ट्रांसपोर्ट जाना है। हमारा एक पार्सल अटक गया वहाँ पर, शायद पेपर्स की कंफ्यूजन है, तो जाकर देख लो कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा, लेकिन अभी अपर्णा भाभी के साथ पार्टी ऑफिस जाना है। आप रेडी हो गई? मैं गाड़ी निकालता हूँ। रहने दो अजय, अब आप नहीं जा रही? मैं तो जा रही हूँ अजय, और अब आपको भी जाना चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। अब तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी मैं समझ गई। पर छोटी माँ, अमन, तुम बीच में नहीं बोलोगे। और ये क्या, 10 बज गए हैं और तुम अब तक नाश्ता कर रहे हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? ऐसे बिजनेस संभालोगे अमन? छोटी माँ, मैं नाश्ते का इंतजार कर रहा था। नाश्ता अब तक रेडी नहीं हुआ था? नहीं। नीतू! जी जी छोटी माँ। क्या है ये नीतू, 10 बजे तक नाश्ता तैयार नहीं था? छोटी माँ, वो आज आँख थोड़ा सा देर से खुली थी। देखो नीतू, तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए, और 2 महीने बहुत होते हैं किसी घर के तौर तरीके सीखने के लिए। मानती हूँ कि तुम मायके में 12 बजे सोकर उठती होगी, पर ये तुम्हारा ससुराल है, और यहाँ की औरतें 5 बजे उठती हैं। कल से तुम भी 5 बजे उठोगी, समझी? जी। जाओ अब जल्दी नाश्ता तैयार करो। क्या हो गया अपर्णा तुम्हें? सब पे इतना भड़क क्यों रही हो? अजय को भी काम से निकाल दिया, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक? दीदी बस, आप भी बीच में मत बोलिए। मैं जो कुछ कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। देख रही हूँ सब लोग केयरलेस होते जा रहे हैं। हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुँचती हूँ। हाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल्पेश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया है, कल्पेश जी की जगह उनकी पत्नी श्रीमती अपर्णा देवी को इस एरिया का एमएलए का टिकट दिया जाता है। जनता से वही उम्मीद है कि इन्हें वही प्यार और सपोर्ट दें जो कल्पेश जी के भाई जय जी को दिया, और इन्हें अपार मतों से विजय बनाएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। छोटी माँ, छोटी माँ, हाँ हाँ, ये देखिए, क्या है ये चाचू की गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है चाचू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ है। उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल से नहीं हुई थी, की गई थी। और मुझे लगता है ये काम जरूर अजय ने किया। हाँ छोटी माँ, तभी वो चला गया था उस दिन बीमारी का बहाना बनाकर, ताकि उसे चाचू के साथ ना जाना पड़े। क्या सोच रही छोटी माँ? फोन मिलाइए उसे और उससे बोलिए कि यहाँ पर आए और नौकरी दोबारा ज्वाइन करे। जब वो यहाँ आएगा तो 2 कान के नीचे लगाऊंगा और फिर सब कुछ सच बोलेगा वो। जी भाभी जी। अजय, तुम काम पर वापस आ जाओ, इनफैक्ट अभी आ जाओ। जी ठीक है, तो मैं शाम तक आता हूँ। क्या हुआ छोटी माँ? क्या बोला उसने? कह रहा शाम तक आ जाएगा। आने दीजिए उसे, आज शाम को पता चल जाएगा कि क्या सच है। हेलो, हाँ माँ। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि अभी यहाँ पर सब उथल पुथल चल रहा है।
माँ अभी सब नॉर्मल हो जाने दीजिए, मैं खुद सामने से आपको कॉल करूँगी। जी आप डैड को भेज देना, मैं उनके साथ आ जाऊँगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं अभी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जी माँ, हाँ रखती हूँ। अमन, अमन, अमन। अजय, तुम यहाँ? जी हाँ, वो अपर्णा भाभी ने मुझे यहाँ बुलाया है। अपर्णा ने? जी। हाँ, मैंने ही बुलाया इसे वापस। आज से काम कर, तुम जाकर आराम करो, कल से तुम्हें बहुत काम है। जी ठीक है, और हाँ थैंक यू। रुको, जी मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी जी। ये देखो, ये क्या है? ये कल्पेश की गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ नहीं था, किया गया था। और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। और जिस दिन कल्पेश का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन तुम बीमारी का बहाना बनाकर चले गए थे ताकि तुम्हें कल्पेश के साथ जाना ना पड़े। किसके कहने पर तुमने सब किया जाए? ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कोई ब्रेक फेल नहीं किए थे। और सच में मेरा उस दिन पेट खराब हो गया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए जहाँ से मैंने दवा ली थी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच है कि मेरे ज्योति जी के साथ संबंध है, और शायद आपने उस दिन मुझे उनके कमरे में जाते हुए देख लिया था और इसीलिए मुझे अगले दिन आपने काम से निकाल दिया। लेकिन कल्पेश भैया को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और ये फालतू का मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए। छोटी माँ, ये लोग इस तरह अपना मुंह नहीं खोलते। इन लोगों का मुंह खुलवाने का अलग तरीका है, और वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं सच बोल अमन, ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे सिर्फ डराने के लिए कहा था ना, मारने के लिए नहीं कहा था। अजय, अजय! ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया अमन? अगर कोई कुछ पूछे तो कहना मैंने किया। दे अमन। क्या हुआ अपर्णा? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है? हर चीज में अपनी टांग अड़ाने का, मालकिन बनने का। जब से इस घर में आई है तब से सब पे हुक्म चला रही है। माना कि मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस घर की बड़ी बहू हूं मैं। लेकिन मेरी कौन सुनता है यहाँ? और अमन के पापा के मरने के बाद तो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। फिर भी मैं चुप रही। पता क्यों? क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी, और मेरा इंतजार खत्म होने ही वाला था कि तूने अपनी टांग अड़ा दी और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन तूने कल्पेश को मना लिया राजनीति में जाने के लिए। मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरा सालों का सपना था कि मेरा अमन राजनीति में जाए, और तूने एक पल में तोड़ दिया। इस बार मैं चुप बैठने वाली नहीं थी, और तभी मैंने कल्पेश को मारने का प्लान बनाया। और उस रात जब अजय मुझसे मिलने आया तो ये लो पी लो। दूध? आज अचानक? आज तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, पी लो, आराम मिलेगा। हाँ। मैंने अजय के दूध में दवा मिला दी थी ताकि उसका पेट खराब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो कल्पेश के साथ जाए।
और फिर मैंने उसके बाद अमन के साथ मिलके कल्पेश को मारने का प्लान बनाया। क्या हुआ माँ, इतनी रातों क्यों बुलाए? देख अमन, हमारे सालों का सपना था ये कि तू अपने पापा की जगह लेगा। आज जब तेरे पापा की मेहनत का फायदा उठाने की बारी आई तो उस अपर्णा ने कल्पेश को आगे कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? मार देते हैं कल्पेश को। क्या बोल रही हो माँ, ऐसे कैसे मार दें? तो कल्पेश की गाड़ी के ब्रेक फेल कर और फिर अगली सुबह अमन ने कल्पेश के कार के ब्रेक्स फेल कर दिए। सोचा था कल्पेश की मौत के बाद अमन को ही टिकट मिलेगा, लेकिन तूने फिर से अपनी टांग अड़ा दी और खुद इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई। हद होती है यार, लेकिन तूने तो सारी हदें पार कर दी। पर दीदी, मैंने तो अमन को ये सोचकर दूर रखा था ताकि पॉलिटिक्स में जाकर इसे कुछ नुकसान न हो जाए। लेकिन तेरी फिक्र के चक्कर में हमारा तो घाटा हो गया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुझे मारने के बाद अमन को इलेक्शन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मुझे मारकर बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ अजय को क्यों बुलवाया था? ताकि हम पुलिस को बता सके कि अजय ने ही कल्पेश का मर्डर किया था और तुझे इस बात का पता चल गया और तूने अजय को घर बुलाया उसे मारने के लिए। लेकिन जब अजय यहाँ आया तो उसे पता चल गया कि तू उसे मारने वाली है, तो तू उसे मारे उससे पहले अजय ने तुझ पर गोली चला दी और मरने से पहले तूने भी अजय पे गोली चला दी और इस तरह तुम दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। बस इतना ही तो बताना है हमें पुलिस को। अमन, खत्म कर दे अपनी छोटी माँ को। जरूर माँ। गुड बाय छोटी माँ। सर देखिए, मेरी सासू माँ और मेरे पति ने छोटी माँ और अजय भैया को मार दिया और कल्पेश चाचू को भी इन्होंने ही मारा है। अरे तुम लोगों ने ऐसी औरत को मार दिया जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था। अरे थू है तुम लोगों पे, एक बेगुनाह की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, अरेस्ट सर। क्या बात है, आज रज्जो का इतना स्पेशल वेलकम। अरे हमारी रज्जो की एंट्री है तो स्पेशल कैसे नहीं होगी? पर रज्जो ने तो आपकी लाइफ में पहली एंट्री ले ली। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए एंट्री ले लो। नागेश, बहुत नॉटी हो रहे हो आप। हाँ, अरे हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
ताला लगा हुआ है। रज्जू कहाँ चली गई? मेरे पास तो चाबी भी नहीं है यार, कहाँ चली गई ये? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? रज्जो, 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 मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी? मेरा मन मैं जहां भी जाऊं, और तुम तो इस काबिल हो भी नहीं कि तुम मुझे कहीं घुमा फिरा सको। मेरा जहां मन करेगा ना, मैं वहां जाऊंगी। रज्जो, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे। एक तो तुम्हारी 15,000 तनख्वाह है, इसमें ना जी लेती हूँ ना मैं, वही बहुत बड़ी बात है। रज्जो, अभिनव, राकेश भाई आप? आज तो 7 तारीख है, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है, पैसे कैसे दूंगा? अरे यार, कौन कमबख्त पैसे लेने आए? जब पैसे होंगे दे देना यार। आज संडे है, हमने सोचा संडे साथ में मनाते हैं। राकेश जी आइए, ये नाश्ता कीजिए, आइए। हाँ, चलिए। आइए आइए राकेश, इधर आइए, इधर बैठिए ना आप, आइए बैठिए। रज्जू जी, ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू राकेश जी। राकेश भाई, आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, क्या जरूरत थी इसकी? तुम्हें क्या दिक्कत है? तेल जले कढ़ाई का, जी जले मसाले का। राकेश जी आप नाश्ता लीजिए। देख रहे हो राकेश भाई, आजकल की बीवियां अपने पति से कैसे बात करती हैं? तो बीवी को छेड़ते क्यों हो? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कि जब तुम राकेश जी से पैसे लेते हो? हाँ, अगर इन्होंने कुछ लाके दे दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी तुम्हें? राकेश जी लीजिए ना, आइए। खाइए। रज्जू, क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं, और क्या? दुनिया में ना हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी कीमत अदा कर सको। तुम्हें शादी करके लाया हूं, तुमसे प्यार करता हूं, और क्या कीमत चुकाऊं? मेरी जरूरत तो पूरी नहीं कर पाते ना। ये सस्ता हल्का सा मंगलसूत्र जो तुमने मुझे शादी के मंडप में पहनाया था, देख रहे हो इसे? इसे बाहर पहन के भी जाने में ना मुझे शर्म आती है। मंगलसूत्र का सम्मान करना चाहिए, उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए। सुनो, बहुत हो गया, मुझे ना कल 50,000 चाहिए, दो। क्या? हाँ। 50,000? हाँ 50,000 कल के कल चाहिए मुझे। जो तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? मेरे पे कर्ज भी है, कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अब
अब 1 साल के बाद ना मेरे करीब आना, ठीक है? 50,000 प्लस 10,000 लेट फीस, टोटल 60,000। अब मुझे सोने दो। जो रज्जू, रज्जू, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? अभिनव से 50,000 मांगे थे तो उसने मुझसे 1 साल का टाइम मांग लिया। 50,000 के लिए 1 साल का टाइम? तुम कहो तो मैं दे दूं अभी? सच में? बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। पर उसका क्या जो तुमने घर में 2 लोगों को पाल के रखा है? रज्जो, 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 कहां चली गई? रज्जो, कहां चली गई? रज्जो, फोन लगा के देखता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? बहादुर से पूछता हूं। बहादुर, साहब, बहादुर तुमने मेरी वाइफ को कहीं देखा क्या? साहब वो तो दिन में आपके दोस्त राकेश सर के साथ गई थी। राकेश के साथ? जी हाँ। ठीक है। कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चल क्या रहा है ये? ये क्या तरीका है दामाद जी? अब ये इसी घर में रहेगी? तुम दोनों ना, तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो तुम इस घर से बाहर निकलो। ये इसी घर में रहेगी। और जाओ यहां से यार, डिस्टर्ब मत करो। आपको समाज की कोई चिंता विंता है कि नहीं? लोग क्या कहेंगे? राकेश जी, ये क्या है? लोग किच 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 कर रहे हैं। मैंने बोली ना सामने से हटे, मेरा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, हमारे पति और हमारे घर पर कब्जा करके बैठी हो और तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वाह! राकेश जी, ये क्या तरीका है? आपने मुझे अपने घर में बीवी के ताने सुनाने के लिए बुलाया है? मैं जा रही हूँ। नहीं रज्जू, तुम दोनों को तो दरवाजा खोले ना। दामाद जी, आप ठीक नहीं कर रहे, दरवाजा खोलिए।
कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सब लोग सो गए क्या? क्या मजाक चल रहा है यार? अरे भाभी, भाभी मैं कब से घंटी बजा रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो आप? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, हम इस कमरे में कैद है। कैद है? किसने कैद किया? तुम एक काम करो, इस रूम के बगल में आंगन है, वहां से टेरेस पे जाओ और अंदर आओ। मैं तुम्हें आने के बाद सब बताती हूँ। ठीक है। माँ, आपने अभिनव को अंदर आने के लिए क्यों कहा? आपको पता है ना, अगर आपके दामाद जी को पता चल गया तो वो अपना पूरा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे। आखिर अभिनव भी तो देखे उसके दोस्त की हकीकत, इसीलिए उसे अंदर बुलाया है। वो किसने बंद किया रूम में? हाँ? और राकेश भाई कहाँ हैं? उसके बेडरूम में जाओ, वो खुद तुम्हें बता देगा। तू अंदर कैसे आया? ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे तू उसके साथ? हाँ? अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है इसके साथ? वही हो रहा है जो दिख रहा है। बेशर्म औरत, यही है तेरी असली औकात। आज तेरा खून कर दूंगा मैं। चुप, खबरदार। रज्जो पे अब तेरा कोई हक नहीं है। रज्जो मेरी है, मेरी। और अगर तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? वैसे तुम्हें मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो मैं अब राकेश के साथ रहूंगी और उसी के पास रहूंगी। जो काम तुम 5 सालों में नहीं कर पाए ना, तो राकेश ने 5 घंटे में कर दिया। रज्जो को जितने पैसे चाहिए ना, मैं उसको उतने पैसे देते रहूंगा। अब शरीफों की तरह ऐसे निकल जा, जा। रज्जो, शुक्र है गया, जान छूटी इससे। अब तो हमारा राज है। दिखाओ ना, दिखाओ ना। ये बहुत अच्छी है। राकेश, राकेश, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, प्लीज एक यहाँ पे ना। ये ठीक है? एक सेकंड, ऐसे नहीं, तुम ना थोड़ा सा ऐसे। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, शराब से भी ज्यादा नशीली। तो मेरी आंखों से शराब पी लो। चाय। चाय वहां रख दूं? रुको, एक तुम हो तो ताजमहल की तरह खूबसूरत, जिसे प्यार करने का मन करता है सुबह से लेकर शाम तक। और एक ये है, इसको देख लो ना तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। आप शगुनी कहीं की। छोड़ो ना उसे, मुझ पे ध्यान दो। तुम्हारी तरफ भी तो ध्यान देता हूँ। इसके बारे में क्या कहें, बेचारी पड़ी रहेगी यहीं पे। पड़ी क्या हो, जाओ।
प्लीज शुक्र है नहीं यार तुम भी बेटा, दामाद जी को सही राह पे लाना होगा, वरना तेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मेरी गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है माँ। ऐसे पति के ना होने से ही अच्छा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। एक औरत का जीवन पति के बिना अधूरा होता है। पति तो पत्नी का परमेश्वर होता है बेटा। तुम्हारी यही बात सुन के ना माँ, मैं इस रिश्ते में अभी तक बंधी हुई हूँ, वरना ये घर में कब का छोड़ चुकी होती। तू क्यों जाएगी घर छोड़ के? घर छोड़ के जाएगी वो दूसरी औरत। रज्जू जी, खाने में क्या बनाना है? मैं क्या जानूं? राकेश जी को जो पसंद है बना लो। सुनो सुनो, मेरे पैर दबा दो। क्या? पैर दबा दूं? सुना नहीं, पैर दबा दो। ये क्या बदतमीजी है रज्जो? शीतल इस घर की मालकिन है, ये यहाँ तुम्हारे पैर दबाने के लिए नहीं है। ए बुढ़िया, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। ये माला फेंक और आके मेरा दूसरा पैर दबा। क्या? गीत की तरह क्या घूर रही है? माला फेंक और आके दूसरा पैर दबा। रज्जो, मेरी माँ से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ की उम्र की है वो, माँ जैसी है तुम्हारी। तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अपने घर से भाग कर आई हुई औरत। ये समझती हूँ मैं अपने आप को। हाँ, मैं भाग के आई हूँ। तुम्हें और तुम्हें इस घर से अब भगाऊंगी मैं। कितना घमंड है ना तुझे, पर भगवान भी एक दिन तेरा ये घमंड उतार के ही रहेगा और तुझे तेरे कर्मों की सजा भी मिल के ही रहेगी। पर देखना, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तू भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाए। इतना इतरा मत अपनी सुंदरता पे। राकेश जी, राकेश जी, हटो हटो। राकेश जी देखिए, आपकी सास और आपकी बीवी ने मुझे मारा। दोनों ने मिलके मारा और धमकी दे रही है घर से निकालने की। नहीं दामाद जी, ये झूठ बोल रही है। ये प्रिया, सारे दिन माला जपती रहती है, झूठ बोलती है। सब कुछ सुन लिया मैंने अपने कानों से, समझे? पुनी जी, ये औरत ना त्रिया चरित्र है। हम दोनों सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा इसे। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत रह लियो इस घर में। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। देखिए, सच में हमने कुछ नहीं किया है। आप हमें ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। खोलिए दरवाजा। अरे अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए ना। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी पत्नी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या?
देखिए, अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो तो आप लोग मेरे घर चल सकते हैं। ऐतराज कैसा बेटा, इस वक्त तो हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। हाँ तो चलिए ना मेरे साथ, मैं आगे ऑटो रुकवा देता हूँ। और आइए, चलिए। शीतल, क्या सोच रही हो? अरे इतना मत सोचो, मैं हूं ना। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं हुआ, मेरी बीवी मेरी नहीं हुई, वो दोनों एक हो गए। तो क्या हम दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते क्या? है कि नहीं? भूल जाओ सारी पुरानी बातें, जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा है। अभिनव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैं और मेरी माँ बेघर हो गए थे, पता नहीं दर दर भटकते हम, तुमने हमें सहारा दिया, अपने घर में जगह दी। शीतल, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ? अरे एहसान किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे रिश्तों की कदर मालूम है, तुम बस खुश रहो। हे भगवान, ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? शीतल भी कहीं रज्जो की तरह पत्नी धर्म से भटक तो नहीं गई? रज्जो, रज्जो उठो यार, मैं जा रहा हूँ यार। राकेश, उठो यार, कुछ चाय वाय बनाओ। ये आंखों से तो तुम शराब पी लेते हो, तो चाय भी मेरे होठों से पी लो। प्यार के सिवा भी इस दुनिया में कुछ काम होता है? औरतें अपने घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, पति जब जा रहा होता है उसके लिए चाय बनाती हैं। तुम क्या मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? नौकरानी तो मैं अभिनव के पास भी थी ना। सुनो ना राकेश, मुझसे घर का काम नहीं होता। ठीक है, नौकरानी रख लेंगे। तो रख लो ना, रोका किसने है? ये भी कोई पूछने वाली बातें हैं क्या? अच्छा सुनो, जाने से पहले 10,000 रुपए दे के जाना। पैसे किस बात के? घर में सब कुछ तो है। और जो परसों 30,000 दिए थे उसका क्या? खत्म हो गए। अब तुम मुझसे उस चीज का हिसाब मांगोगे? अच्छा, हिसाब भी ना मांगो? पैसे पेड़ पे उगते हैं। मुझे नहीं पता वो सब। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, क्या कभी उस चीज का हिसाब मांगा? हाँ, 30,000 रुपए नहीं दे दी कि पता नहीं क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। देख रहा हूँ रवैया बदल रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, ऐसी ही हूं मैं। पैसे देना है तो दो, नहीं तो रज्जू को अच्छी से पता है कि पैसे कैसे निकालते। धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। ये बताना ना अपने पास रख। घर का काम तो तुझसे कुछ होता नहीं। बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ? इसका मतलब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? इस्तेमाल? सुन, अब के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राकेश, राकेश, अगर घर में हाथी को पालने का शौक रखते हो ना तो चारा भी देना होता है। और रज्जो को बहुत अच्छे से पता है कि चारा कहां मिलेगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रज्जो मैडम राकेश सर के साथ गई तो आई नहीं, और अब राकेश सर की वाइफ और सास एक हफ्ते से अभिनव सर के घर पर टिके हुए हैं। और ये शीतल मैडम भी कुछ ज्यादा ही चिपक रही है अभिनव सर से। पता लगाना पड़ेगा
राकेश सर से बात करनी पड़ेगी। हेलो, नमस्ते राकेश सर। मैं आपके दोस्त अभिनव सर की कॉलोनी का वॉचमैन बहादुर बोल रहा हूं सर। अभिनव, शीतल। दामाद जी आप? अरे वो सब छोड़, ये बेटी कहाँ है? यहाँ हैं हम। तेरी जबान चलने लगी, तेरी तक। बस अब इससे आगे मत बढ़ना, वरना हाथ टूट भी सकता है। जब दूसरे की औरत लेके चले गए तब अपनी औकात भूल गए, खुद पे आई तो आपा खो बैठे। चल निकल यहां से, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। चल निकल। अरे हीरो बन क्या हो गया? अरे हीरो बन रहा है। अभिनव से, अभिनव जी। हाँ, ये सम्मान के काबिल हैं, आपसे लाख गुना अच्छे हैं। मैं इनके साथ खुश हूँ। शीतल, गलत हो तुम, पथ भ्रष्ट हो गई हो। माँ आप चुप रहिए। आपके दिखाए रास्ते पर चलकर क्या मिला मुझे? घर से बेघर हो गई, अब मुश्किल से एक ठिकाना मिला है, उसमें भी आदमी आ गया हमारा सुख चैन छीनने। राकेश जी, आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा तो अब तुम सबके साथ होगा। ए, चल निकल यहाँ से, तेरी इस धमकी से कोई नहीं डरने वाला। चल निकल, चल निकल। कहा मैंने? सब ठीक है? ये पागल हो गई है क्या? कितने सारे पैसे कहां से? ड्रॉअर में पड़े थे, निकाल दिए। दिमाग खराब है तेरा? ड्रॉअर की चाबी हमेशा मेरे पास होती है। मैंने ना ताला तोड़ दिया। सच में? हाँ। 1 करोड़ लेगी? 1 करोड़? औकात है तेरी? जा। राकेश तुम रुको। ये देखो तुम, देखो 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 ना। राकेश, इतनी गर्मी नहीं दिखाते। ये वीडियो ना दूसरी जगह भी सेव है। याद है तुम्हें जब तुम अपनी सास और बीवी को घर से निकाल के फेंक रहे थे? वो वाला वीडियो भी मेरे पास सेव है। क्या कर रहे हैं दामाद जी? ओ ले 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 राकेश, मेरे पास में तुम्हारी शराफत के सारे पत्ते हैं, बस उन्हें खोलने की देरी है। नहीं तो एक काम करो, मेरे हाथ में 1 करोड़ लाके दो। अब मुश्किल से एक ठिकाना मिला है, उसमें भी आदमी आ गया हमारा सुख चैन छीनने। जब दूसरे की औरत लेके चले गए तब अपनी औकात भूल गए, खुद पे आई तो आपा खो बैठे। मेरे पास में तुम्हारी शराफत के सारे पत्ते हैं, बस उन्हें खोलने की देरी है। जी बोलिए। आपके गाड़ी के पास राकेश जी की डेड बॉडी पड़ी है। क्या?
किसी ने सर पर वार किया है, खून सूख चुका है, मतलब रात की घटना होगी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस। आपको किसी के ऊपर शक है? पता नहीं सर, लेकिन राकेश कल रात गुस्से में घर से निकल गए थे। इनकी पत्नी शीतल और इनके दोस्त अभिनव से झगड़ा चल रहा है। अभिनव मेरे पति है सर, वो इतने निर्दय आदमी है ना, उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था। वो इसी बात से नाराज थे कि मैं राकेश जी के घर में रह रही हूँ। इस बात से शीतल को भी परेशानी थी। कल रात को शीतल ने झगड़ा किया और घर छोड़ के माजी के साथ चली गई। सर हमें ऐसा लगता है कि अभिनव या शीतल, इन दोनों में से किसी एक ने मर्डर किया राकेश जी का सर, वही दो है। आपके पड़ोसियों ने बताया कि कल रात को आपका और राकेश का झगड़ा हुआ था। इन लोगों ने सुना था, क्या बात थी? अनबन किस पे नहीं होती जब आप किसी के साथ रह रहे हो तो। सर राकेश जी अपने पत्नी से परेशान थे और मैं अपने पति से परेशान हूँ, और मैं इनका क्यों खून करूंगी सर? मेरा तो वो सहारा भी चला गया सर। सर ये रहे हो तीनों। सर ये सब है कि अभिनव, ये राकेश की सास और यूं की पत्नी शीतल। क्या हो गया सर? आपके दोस्त राकेश का मर्डर हो गया। क्या? जी। क्या बोल रहे हो आप लोग? ये मेरे पति नहीं मर सकते, झूठ बोल रहे हो आप लोग। झूठ तो तुम बोल रही हो, यही तीनों कातिल है। इन्होंने मिलकर राकेश जी का मर्डर किया है। यहाँ हमारे दामाद जी की मौत हो गई है और तू हमें दोषी ठहरा रही है। दोषी तो आप तीनों हैं, आप तीनों। सर आप इन्हें अभी के अभी अरेस्ट कीजिए, अभी के अभी। आप लोग, मैं जानता हूँ राकेश को किसने मारा है। किसने मारा इंस्पेक्टर साहब? गीता जी, आपकी जपमाला कहाँ है? जपमाला? मेरी जपमाला? वो तो कल रात को ही कहीं गिर गई। जी बिल्कुल, आपकी जपमाला वहीं गिरी थी जहां राकेश का मर्डर हुआ था। सर ये देखिए, माला मिला है। माला? ये किसकी माला है, आप लोग जानते हैं? हाँ सर, ये राकेश जी की सासू माँ ऐसी ही माला जपती है। ये देखिए, अब सच बताएंगे गीता जी, वरना बुढ़ापे में आपकी हड्डियां पुलिस की मार नहीं झेल पाएंगे। बोलिए। मेरी बेटी पत्नी धर्म से भटक गई थी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ये सब उस राकेश की वजह से हुआ था। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उस राकेश को खत्म कर दूंगी। कल रात मंदिर में जगराते के बहाने मैं घर से बाहर गई और हाथ में रॉड लेके राकेश के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगी। मुझे पता था वो रात को 9 बजे के बाद शराब पीने बार में जाता था। कल रात जब मैं घर आई तब मैंने देखा कि मेरी जपमाला कहीं गिर गई है। बेटी को पत्नी धर्म का पाठ पढ़ाने के चक्कर में आपने कानून हाथ में ले लिया। चाची, आपकी बेटी आज ही पत्नी धर्म से भटकी नहीं है, वो आज भी पवित्र है। मैं आज भी शीतल को अपनी भाभी मानता हूँ और वो मुझे अपना देवर। वो तो हमने रज्जू और राकेश को सबक सिखाने के लिए नाटक किया था। माँ तुमने ये क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। मुझे हर समय शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने वाली आज अपने ही हाथ खून से रंग लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, अंत में मैं ही अपना रास्ता भटक गई थी।
चलिए गीता जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये चलो इनको, चलिए। अभिनव, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अभिनव। मुझे पता है कि मैं रास्ता भटक गई थी। अभिनव, जब इंसान के संस्कार मर जाते हैं ना, तो वो जिंदा होते भी मुड़ता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कानून की नजर में भले ही चाची गुनहगार हो, लेकिन मेरी नजरों में असली गुनहगार तुम हो। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो।